वच्यमानान् मुक्ता मौनं पटपिटपिना मूलदो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् पुत्रवैश्चकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बलि पशुपतिनाथ भगवान की भुवनेश्वरी माता की जय, गंडकी माता की जय, भागीश्वरी माता की जय। गंडकी माता नेपाल में मूलतः 2 शक्तिपीठ है और अवान्तर में शक्तिपीठ बागेश्वरी जो नेपालगंज में जिनको बागेश्वरी कहते हैं, बागदीपा जहाँ है, उनको भी शक्तिपीठ मानते हैं। परंतु देवी भागवत आदि के आधार पर नेपाल में 2 शक्तिपीठ माना जाता है। एक भुवनेश्वरी जो काठमांडू में है, भगवती जो आपके पशुपतिनाथ मंदिर के पास में है। दूसरे गंडकी ज्वाला जी के रूप में सदैव प्रकाशित कर रही है सारे विश्व ज्वाला रूप में, वो मुक्तिनाथ में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इन शक्तिपीठ के अंदर में अलौकिक ऊर्जा होते हैं। जब आप उस स्थान पर जाते हैं और गंडकी माता के ज्वाला को जैसे ही आप दर्शन करते हैं, वो ज्वाला एक दीपक की तरफ जल रहा है निरंतर। अनेक वर्ष पहले जैसे देखा था, आज भी ऐसे ही जल रहा है। अनेक काल बीत गया और ना कोई इसको जला रहा है। उसके नीचे से गंडकी नाम की भगवती नदी रूप में कलकल ध्वनि करते हुए निकल रही है। जब आप गंभीरता से जब कान को लगा करके वो आप सुनेंगे तो गंडकी के वो प्रवाहित होने का आवाज उस ज्वाला के साथ साथ में सुनने को मिलता है। आज श्री प्रखर परोपकार मिशन के 11 अधिवेशन, उस अधिवेशन के साथ साथ में प्रखर परोपकार मिशन कैंसर हॉस्पिटल का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रखर परोपकार मिशन के अध्यक्ष महोदय कक्षपति जी और अन्य अधिकारीगण, साथ में जिन्होंने हमको पकड़ करके लाए थे, दीनदयाल जी, सम्मानीय दीनदयाल जी, जो हमको पकड़ करके लाए और आपसे मिलाए और भगवती की दया से अस्पताल आज बनकर तैयार हो गया। ये नहीं मुझको आपसे मिलाते अस्पताल कैसे कोई संजोग होता है। हिंदी समझ में आ रहा है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बात कहना भी जरूरी है। मैं यहाँ आने का बाद तो अनुभव किया हूँ, उसका समाधान भी मैं दूंगा, जिससे सब कुछ ठीक रहे।
साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट समिति के वर्तमान अध्यक्ष टिकेंद्र जी हैं, हमारे हॉस्पिटल के कार्यरत डॉक्टर लोग और हॉस्पिटल के अंदर में कार्यरत अन्य टेक्निकल स्किल वर्कर, आज मुझको ये हॉस्पिटल देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आज इस प्रकार के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल हिंदुस्तान में एक विश्व के अंदर में एक अग्रगण्य कैंसर का इंस्टीट्यूट है, कैंसर का उपचार केंद्र है। उस हॉस्पिटल के अंदर में जितने प्रकार के मशीनरी समय है, आज आपके खजुरा नेपाल के कैंसर हॉस्पिटल में वो सभी प्रकार के मशीनरी समय है। वहां ज्यादा मशीनरी है कि वहां पेशेंट ज्यादा होते हैं। यहाँ आरंभ किया गया है, इसलिए यह मशीनरी कम है। धीरे धीरे जब संस्थान काम करता है, उसके आवश्यकता के मुताबिक उसके मशीनरी भी बढ़ते जाते हैं। ये संस्थान परोपकार के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पहले था प्रखर परोपकार मिशन कैंसर हॉस्पिटल। बाद में इसका नाम बदल गया और बदल करके सुशील कोयला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल हुआ। आपको ये भी जानना चाहिए, जानना आवश्यक है, प्रखर परोपकार मिशन अनेकों विधा में काम करता है। शिक्षा के दो विधा, एक आध्यात्मिक, दूसरा आधुनिक। आधुनिक व्यवस्था के तहत जो शिक्षा व्यवस्था आजकल वर्तमान समय स्कूल कॉलेज दिए जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजमेंट, अनेकों विधा की व्यवस्था है। एक आध्यात्मिक शिक्षा है, जिसको संस्कृत विद्यालय के संचालन, शिक्षा, चिकित्सा, परोपकार, ये विविध विधाएं हैं। प्रखर परोपकार मिशन एकमात्र एक संस्थान है जो कुंभ मेला के अंदर में बहुत बड़ा एक अस्पताल को स्थापित करता है। हर कुंभ मेला में और लाखों लोगों को इलाज देता है। एक आइकन होता है उस मेले के अंदर में। मेले में करोड़ों लोग जाते हैं, वहां जाकर के आप किसी को पूछो, पीपीएम प्रखर परोपकार मिशन का सिंबलिक नाम है पीपीएम। पीपीएम हॉस्पिटल कहाँ है, कोई भी बता देगा वो है उधर। चाहे कोई साधु महात्मा हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई मंडलेश्वर हो, चाहे कोई सामान्य साधु महात्मा हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई किसी भी ढंग के व्यक्ति मेले में गया है और स्वास्थ्य की सेवा को लेकर के कोई आवश्यकता पड़ी तो पीपीएम हॉस्पिटल के अतिरिक्त और मेले के अंदर में कोई हॉस्पिटल नहीं होता है जहां बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के एचडी सेवा देते हैं। इंडोर आउटडोर व्यवस्था के साथ में वो
अस्पताल संचालित होता है। आप लोग गए होंगे, कभी कभी तो गए होंगे और कुंभ मेला में देखे भी होंगे। प्रखर परोपकार मिशन को काम करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, शास्त्र जिसको कहते हैं, शास्त्रों मान्यता के आधार पर समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस समाज को, समाज के आवश्यकता की आपूर्ति करना, उस समाज के लिए काम करना, ये प्रखर परोपकार का सिद्धांत, मिशन का सिद्धांत है, जिसके नीचे अब लोग कार्य कर रहे हैं। जबकि आज 3 वर्ष हो गया मैं इस संस्थान का काम देखना प्राय बंद कर दिया। सभी लोग देखते हैं, अनेक यूनिट है, इसके अस्पताल है, स्कूल है, आधुनिक स्कूल है, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय है, अस्पताल है। एक होप नाम के एनजीओ काम करता है, हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर। तुम्हारी उसका स्लोगन है, आपकी सेवा आपके घर में। माता पिता वृद्ध हो गए, किसी कारण से बेटे के साथ अनबन हो गया, अथवा बेटा विदेश में रहता है और पिता, माता पिता यही रहते हैं, ऐसे माता पिता की सेवा करने के लिए कोई नहीं रहता है। प्रखर परोपकार मिशन ऐसे वृद्ध जनों की सेवा के लिए उत्सर्ग उनकी 6 विधाओं में सेवा देता है। हेल्थ, लीगल इशू, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सपर्ट, ये 6 विधाओं में प्रखर परोपकार मिशन होप संस्था के माध्यम से, उसमें कोई वृद्धाश्रम खोलने की व्यवस्था नहीं है। वृद्धाश्रम की कंसेप्ट ये हमारे यहाँ एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम सनातनी हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के बिलोंग करने वाले अलग बात है। हम माओवादी में बिलोंग करते हैं, हम कांग्रेस में बिलोंग करते हैं, हम ओला पार्टी में बिलोंग करते हैं, केपी ओला पार्टी में बिलोंग करते हैं, या हम पुष्प कमल दहल पार्टी के लिए करते हैं, और बहुत सारे आपके पार्टी हैं। नेपाल में बहुत सारे पॉलिटिकल संस्थाएं काम करता है, परंतु ये सब होते हुए भी आप सब सनातनी हैं। शिव जी, काली जी, दुर्गा जी, ऐसा को मानते हो। गंगा स्नान करते हो, जाकर के त्रिवेणी संगम में गुलका लगाते हो, पशुपतिनाथ का दर्शन आप लोग करते हो। ये आपके संस्कारों में है, आप उसको छोड़ करके अलग हो नहीं सकते हो। आपके माता पिता गुजर जाते हैं, उनके लिए आप, उस माता पिता के लिए आप श्राद्ध करते हो, पिंडदान करते हो। केवल इतना ही नहीं, इस समय सनातन धर्म के यदि प्रायोगिक व्यवस्था को किसी को देखना है तो नेपाल में आना पड़ेगा, या हिंदुस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। आपके नेपाल के अंदर में जिसके माता पिता गुजर जाता है, 12 दिन तक वो घर नहीं जाता है। किसी तीर्थ में जाकर के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास में एक आवास बना हुआ है, उसी में रहता है। अपने माता पिता, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हमको बड़ा किया है, आज हम उनके आशीर्वाद से आज हम इस स्थिति पर हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, समाज में समाज सेवा कर रहे हैं। उसके पीछे उस माता पिता का ही तो देन है। इस माता पिता के तपस्या का फल आज हम फल रहे, फूल रहे, बड़े पूर्व पिता के ही धर्म।
नेपाल के अंदर में ये भावना देखने को मिलता है प्रत्यक्ष रूप से। नेपाल में कोई जब गुजर जाता है, उसके पुत्र उसके संतान आज के समय में भी 12 दिन तक तप करता है, और जब उसके श्राद्ध वाली हो जाता है उसके बाद श्राद्ध वाली होने का बाद घर जाता है। 1 वर्ष तक आज भी नेपाल के लोग 1 वर्ष तक घर में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, कोई उत्सव नहीं मनाते हैं, शोक मनाते हैं। क्यों हम गलत तो नहीं कह रहे? यही नेपाल की परंपरा है ना। हिंदुस्तान में भी बिगड़ गया, पर नेपाल बिगड़ा नहीं है। इस नेपाल को बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं और षड्यंत्र हो रहे हैं, कुचक्र हो रहे हैं, परंतु लगता है नेपाली बिगाड़ने वाले नहीं है। नेपाली बिगाड़ने वाले नहीं है। इनके अंतःकरण में सनातन धर्म के संस्कार ऐसे सुदृढ़ मजबूती के साथ बैठा हुआ है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए होप नाम का जो संस्था है, हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर, ये प्रसन्न मिशन के एक यूनिट के रूप में हिंदुस्तान में काम करता है। उसका काम है आपकी सेवा आपके घर में। उस वृद्ध माता पिता को इस ओल्ड हाउस में नहीं पहुंचाना, अपितु उनके घर में, जिस घर में अपने बेटा को जन्म दिया है, जिस घर को बनाया है, उस घर में ये रहेंगे और उस घर में रख करके उनकी आवश्यकता की आपूर्ति कैसे हो, उस विधा में कार्य करता है। हो करके अनेक विधाओं में प्रखर परोपकार मिशन कार्य करता है, जिसके लिए आप, जिसके माध्यम से आपने इस प्रखर परोपकार मिशन के माध्यम से आपने यहाँ प्रखर सुशील कोयराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल जो कैंसर के चिकित्सा के लिए सबसे सुंदर अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ अस्पताल को जो खड़ा करके आप लोगों ने तैयार किया है, जिस संस्था के माध्यम से किया है, वो प्रखर परोपकार मिशन के माध्यम से तो हुआ ना। बहुत बार हम उस विषय में जाते नहीं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा, सचिव महोदय ने भी कहा, हमारे साथ जैसे कछुआ है ना, कछुआ पानी से निकलता है और जाकर कोई जगह में अंडा देता है और मिट्टी से खाक करके उसको आ जाता है और नदी में आकर बैठ जाता है, पानी के अंदर में बैठ करके वहां से भावनात्मक एक ऊर्जा को पैदा करना है। मैं उसको छिड़काव कर रहा हूँ, गर्मी पहुंचा रहा हूँ, ये अंडा समय पर फर्टाइल होगा और वो समय आने पर अंडा फर्टाइल होता है और कछुआ के बच्चा अपना मां के साथ मिल देता है। ऐसे यहाँ जब भी आप संस्थान को बनाते रहे या अस्पताल को बनाते रहे, हम दूर रहे, चाहे कैसे भी रहे, निरंतर आराधना करते हुए, पूजा करते हुए यही एक भावना बनाए रखता था। मेरा हाथ से शिलान्यास हुआ है, बेइज्जती ना हो जाए। यदि साधु के द्वारा किए हुए कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो साधु समाज के ऊपर अंगुली उठ जाएगी। इसीलिए कहाँ भी बैठे एक परिकल्पना करता था, ये अस्पताल बढ़िया ढंग से तैयार हो जाए, इस अस्पताल के मैनेजमेंट कमेटी बढ़िया ढंग से इसको काम करते हुए आगे बढ़ा करके जावे और भगवान की कृपा से आज अस्पताल बनके तैयारी नहीं, अस्पताल सर्विस दे रहा है। इतिहास को मैं दोहराता नहीं। देखिए, इसी संस्थान को बनाने के लिए, जैसे ये हाल के नीचे आप बैठे हुए हैं,
इस हल को बनाने के लिए एक ठेकेदार की जरूरत पड़ा, एक इंजीनियर की जरूरत पड़ा, फिर सुपरवाइजर की जरूरत पड़ा, फिर स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ा, मैसन की जरूरत पड़ा, उधर मजदूर की जरूरत पड़ा, पानी की जरूरत पड़ा, साउल की जरूरत पड़ा, करनी की जरूरत पड़ा, वसूली की जरूरत पड़ा, तसला की जरूरत पड़ा। तसला बिना क्या मसाला उठ के आएगा? हैं? फिर इसमें रुपया देने के लिए कोई अकाउंटेंट भी हुआ, कोई उसका मालिक बन के खड़ा हुआ। इतने लोगों का जब संगठन एकत्रित हुआ तब जाकर के ये मकान धीरे धीरे खड़ा हो गया मकान। अब कहो मकान खड़ा हो गया तो मेसन का क्या कीमत है, मजदूर का क्या इसमें इज्जत किया जाए? अच्छा लगा आप लोगों ने हॉस्पिटल में जो कार्यरत तो स्किल्ड वर्कर इनका सम्मान किया है नहीं यार? हॉस्पिटल में कार्यरत स्किल्ड वर्कर का इनका सम्मान किया है ना? बहुत अच्छा किया। जब संस्थान चल जाता है, संस्थान जब पैर पर खड़े होकर के चल जाता है तो उसको देखने की जरूरत नहीं होती है, परंतु छोटा पौधा जब होता है उसे पानी भी डालना पड़ता है, उसके चारों तरफ बाड़ भी लगानी पड़ती है जिससे पशु खाना ले, पौधा खाद भी लगाने पड़ते हैं। बड़ा हो गया तो दूसरा को भी छाया देता है, फल देता है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो जैसे इस मकान को बनाने के लिए इतने ईंट, सीमेंट, सरिया सबकी जरूरत आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही इतना बड़ा संस्थान को बनाने के लिए वहां मजदूर से लेकर के मैनेजमेंट कमेटी से लेकर के सहयोगी से लेकर के सबकी आवश्यकता पड़ी थी। सबके जब मन इकट्ठा हुआ और सबके सहयोग मिला तब जाकर के करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल तैयार हो गया। इसमें कोई मजदूर व्यक्ति का भी 100 रुपया लगा है, कोई मजदूर का भी 100 रुपया लगा हुआ है, और कोई केदार श्रेष्ठ जैसे बड़े धनाढ्य को भी पैसा लगा है। आप लोगों ने इस खजूरा के कोई व्यक्ति नहीं है जिसका पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक अक्षरपति बैठा हुआ है, आपके इस संस्थान के अध्यक्ष है, पैसा भी दिया और रात दिन एक करके आप लोगों को साथ में लेकर के काम किया। कहां से भी पैसा लाना है ला करके इसको पूरा करनी है, तब जाकर के संस्थान खड़ा हुआ है। हाँ, अब संस्थान सरकार के पास में है, सरकार के पास में संस्थान है। अब इसके पॉलिटिकल नियुक्ति होंगे, परंतु पॉलिटिकल नियुक्ति होने का बाद भी इस मैनेजमेंट के द्वारा किसी संस्थान को बना करके सरकार को दिया जाता है, वो जो मदर संस्थान है उसको वो कमिटी से अलग नहीं किया जा सकता है। मदर जो कंसर्न है, प्रखर परोपकार मिशन है, उसका भी इसमें भागीदारी अभी भी है, आगे भी रहेगा, सदैव रहेगा, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एक कॉपरेटिव व्यवस्था है, एक कॉपरेटिव व्यवस्था है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए ये जो संस्थान चलेगा, जो मैनेजमेंट कमेटी काम करेगा, इसमें सरकार के द्वारा पॉलिटिकल नियुक्ति भी होंगे, साथ साथ उस पॉलिटिकल नियुक्ति के साथ में प्रखर परोपकार मिशन के भी अधिकारी से साथ में रहेंगे और उसके मैनेजमेंट के माध्यम से मैनेज होकर के डॉक्टर, स्किल्ड वर्कर,
सेवा देंगे तभी संस्था आगे बढ़े। अभी कुछ बातें सुनने को मिला, अच्छा नहीं लगा, नहीं होना चाहिए। जो हमारे डोंट माइंड, कोई भी बुरा मत लीजिएगा, मैं साधु हूं। इस संस्थान के शिलान्यास इस हाथ से हुआ है और इसके साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कहूंगा जैसे अभी पॉलिटिकल नियुक्ति हुई है आपके टिकट जी के, आज ये है, 2 साल बाद और कोई आएगा और 2 साल के बाद और कोई आएगा। 2 साल की नियुक्ति है ना, 3 साल के बाद और कोई आएगा। परंतु जो ये प्रथम बार की नियुक्ति हुई शायद, इनको भी इस बात को ख्याल रखना है, जो इस खजूरा के लोगों ने रात दिन एक करके मेहनत करके परिश्रम करके अपनी गांठ के पैसा लगा करके, खून पसीना का कमाई का पैसा लगा करके इस हॉस्पिटल को रात दिन परिश्रम करके और खड़ा किया है और हॉस्पिटल एक पूर्णता को अब प्राप्त कर लिया है। उसमें इनका श्रम भी लगा हुआ है, परिश्रम भी लगा हुआ है, पैसा भी लगा हुआ है। एक कक्षपति केवल सेवा ही नहीं किए हैं, अपनी गांठ का पैसा भी लगाया, अपनी कमाई का पैसा भी लगाया। आप लोग भी लगे हो सर, लगाया नहीं लगाया? अरे कुछ पे भूल गए, कैसी रामचंद्र कैसी है, राम बहादुर कैसी दिखे नहीं, इसका लड़का भी नहीं दिखे, वो शायद आजकल काठमांडू रहता है। इनकी लड़की हमको सब्जी बना के खिलाती थी, पुष्पा, और एक पांडे कमला पांडे को जापान में बेची हुई है। तो ये सब इतने संपन्न लोग भी नहीं है, ये सब कोई बहुत संपन्न लोग नहीं है। आप लोग नहीं होते हुए भी अपनी शक्ति से अधिक आपने पेट को काट करके, व्यापार को काट करके, आपने बाल बच्चे के सुख सुविधाओं के ख्याल रखे बिना आपने लाखों रुपया, हजारों रुपया आप लोगों ने गांठ से लगा करके इस हॉस्पिटल में इकट्ठा किया। ये कोई सरकारी पैसा नहीं, केवल हॉस्पिटल बनाए से नहीं है। हमारे टिकेंद्र जी को इस बात को ख्याल भी रखना है। जैसे कोई संस्थान बनता है, सरकारी संस्थान, मैं आपके समाधान दे रहा हूं, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबका मन बदल जाएगा, सबका मन बदल जाएगा। यही तो काम है साधु का। और वही इसीलिए शायद भगवती ने इस पर बहुत आग्रह किया, हमारे कक्षपति जी ने, आना ही है, आना ही है। चातुर्मास में बाहर नहीं जाता हूँ 2 महीना, फिर भी मैंने मन बनाया, नहीं बिल्कुल जाऊंगा। तो ये जो अस्पताल है, इस अस्पताल को बनाने के लिए ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खजूरा के हो, चाहे बंदिया के हो, चाहे वो नेपालगंज के हो, आसपास के एरिया के लोग, सभी लोगों का इसमें सहयोग है। इसीलिए जब हॉस्पिटल तैयार हो गया, ये सभी जितने तमाम लोग हैं, ये इच्छा रखते हैं ये हॉस्पिटल निर्विरोध निर्विवाद चलता रहे। अधिकार मेरे पास आए, किसके पास आए, इस बात का ख्याल इनको नहीं है। यदि इनको होता तो यार सरकार को क्यों सोचते? अधिकार को इन्होंने अपने पास में सुरक्षित रखकर
इसीलिए हॉस्पिटल बनाया गया, समर्पित कर दिया राष्ट्र को, बना करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब भारत क्या नाम नेपाल राष्ट्र इस हॉस्पिटल को चलाएगा। तो ऐसे स्थिति में जब किसी का घाट का पैसा लग करके सार्वजनिक कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से अस्पताल तैयार हुआ, तो जिसकी पैसा लगा है उसको कोई अलग भी नहीं कर सकते हो, उसका डोनेशन रिसीट कटा हुआ है, जिसका डोनेशन रिसीट कटा हुआ है वो कभी भी अंगुली उठा सकता है। आप गलत काम कर रहे हो तो हमको बताओ, और मैनेजमेंट कमेटी उत्तरदायी है तो बताने के लिए, जो नहीं बताएगा तो एक मुंह को बंद करोगे। भगवान राम की नीति बड़ा विलक्षण है। भगवान राम के धर्मपत्नी भगवती सीता पर अंगुली उठी, परंतु भगवान चाहते राजा थे, वो चाहते तो धोबी को फांसी पर लटका सकते थे, जेल में डाल सकते थे, परंतु वो काम उन्होंने नहीं किया। क्या किया? सीता को निर्वासित कर दिया। क्यों निर्वासित किया? आज एक मुंह से आवाज उठी है, कल हजारों मुंह से उठेगा, हम क्या उत्तर देंगे? इसलिए जिस धोबी ने इस आवाज को उठाया है, यही धोबी समय आने पर अपने मुंह से कहेगा नहीं हमने गलत किया है। सीता जी निर्दोष है, यही हमने व्यवस्था को किया। इसीलिए आज समाज के जिन लोगों के लाखों रुपया दे करके लोगों ने इस संस्थान को बनाया है, इस संस्थान जिन्होंने बनाया है, इन सबको इस संस्थान के ऊपर यदि कोई इस प्रकार की बातें आएगी तो आप एक मुंह को दबाओगे, ये 10 इकट्ठा होंगे, 100 इकट्ठा होंगे, 1000 इकट्ठा होंगे, एक आंदोलन का रूप ले लेगा। तब क्या करेंगे? आंदोलन का रूप लिया तो नेपाल का सत्ता बदल गया, डेमोक्रेसी आ गई। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा हूं। आंदोलन का रूप लिया, कितना तक दबाओगे? नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई। ऐसे ही डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर में आप इसको मुंह को दबा करके काम नहीं कर सकते हो, आपको सबको संतुष्ट रखना पड़ेगा। यदि आप संतुष्ट नहीं रखेंगे, आज एक मुंह को बंद करेंगे, कल हजारों मुंह आकर खड़ा हो जाएगा, और हजारों मुंह नहीं, कल आकर के 5000 आदमी आकर का अस्पताल का घेराव कर लिया तो क्या करोगे? क्यों? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसे से इकट्ठा हुआ है, आप लोग सबके प्रॉपर्टी है, आप लोग के अंश है इसके अंदर में, और वो रसीद कटी हुई है, उसको कोई विरोध नहीं कर सकता है। इसीलिए जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, आपको सरकार ने नियुक्त किया है, आप हमारे इस इंस्टीट्यूट के सबसे सम्मानीय व्यक्ति है, सबसे इज्जतदार व्यक्ति है, चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है। अध्यक्ष का मतलब है अधिअक्ष, अधि कहते नीचे, अक्ष माने आंख, जिसके आंख के नीचे हर काम होता हो उसको अध्यक्ष कहते हैं। हर बात का जिसको ज्ञान हो, हर बात का ज्ञान, डॉक्टर कैसे काम कर रहा है, स्किल वर्कर काम कर रहा है, स्वीपर भी क्या कर रहा है, ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, अकाउंटेंट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेजर बुक ठीक से मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टॉक रजिस्टर ठीक से आवाज पहुंच रहा है ना, स्टॉक रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके आपूर्ति ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, पानी की व्यवस्था, पानी भी समय पर टंकी भर रहा है नहीं भर रहा है, ड्रेनेज साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई रुपया कोई दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, गलत जगह में रुपया का लीकेज तो नहीं है, कि हर बात को जिसके आंख के नीचे होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष शब्द संस्कृत का शब्द है, बस अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए आप अध्यक्ष हैं। आपको हर बात का ख्याल रखना है, आपको ये भी ख्याल रखना है वर्तमान समय में हॉस्पिटल की क्या स्थिति है और हॉस्पिटल का बैकग्राउंड क्या रहा है, इतिहास कैसे रहा है, हॉस्पिटल कैसे बना है,
इसमें जो बनाते हुए किसी ने भी कोई मदद किया है वो आपसे मिलने के लिए आ सकता है। अस्पताल का अध्यक्ष आपसे प्रेम से मिले, उसको प्रॉपर रिगार्ड देवे, वो इज्जत का पात्र है, उसने दिया है अस्पताल को कुछ, इसलिए वो रिगार्ड चाहता है। वो ये भी नहीं चाहता है आपके अस्पताल में जाकर के पर्ची काटेगी ना हम दवाई ले ले, वो चाहता है हम पैसा देकर के ही दवाई ले, परंतु वो रिगार्ड जरूर चाहता है। इतना देने में आपको कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो मैनेजमेंट कमेटी आपके पक्षपति के नेतृत्व में कार्य किया है, इनको पता है कितने कठिनाइयों को झेल करके एक दिन उत्तम की मेरे बैठे हुए थे। हेलो सेक्रेटरी, क्या नाम है? शरण। हाँ, एक और 4-5 जन बैठे, मैं मीटिंग ले रहा था, तो उत्तम नाराज हो गए, भाई वाइस प्रेसिडेंट है किसी बात को लेकर के, और उसमें काफी कुछ कहां से नहीं हुई, वो भी थे शिवराज श्रेष्ठ। हाँ, शिवराज श्रेष्ठ कई लोग थे। हाँ, तो क्या हुआ, देखिए अध्यक्ष बनना आसानी भी नहीं है, बड़े आसानी भी है। इन्होंने ये भी गुस्सा कर सकते थे, उस समय तो जुबान थे, आप तो उम्र कुछ बढ़ गए। ये कक्षपति किस्मत कुमार कक्षपति गुस्सा कर सकते थे, कोई दिन गुस्सा नहीं किया, बड़े प्यार से बड़ी युक्ति से इन सबका उत्तर दिया और ये खुश हुए और काम को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। इस प्रकार से काम होता है। इसीलिए जो पूर्व मैनेजमेंट कमेटी आपको उनका पूर्ण मदद लेना चाहिए, इनका सहयोग लेना चाहिए। ये सहयोग करेंगे, आप देखो कहाँ के रहने वाले हो, बर्दिया के रहने वाले हो, आप यहाँ आए हो, और ये लोग यहाँ के लोग हैं, आपके हर दुख सुख में ये आपके साथी हैं। परंतु आप इनकी वजह से हमने एक उदाहरण दिया, अभी ये दूल्हे बैठे हुए हैं और ये भी बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ बैठे हुए, वो भी बैठे हुए हैं, परंतु उनने गुस्सा नहीं किया। ये कक्षपति ने क्या किया, प्रेम से समझा बुझा करके उत्तर प्रभार दिया। वो ये भी तो कह सकता है अपने पैसा खा गया, अभी करोड़ों रुपया लेन देन हुआ, इतना खा गया, तो भी ये गुस्सा नहीं कर सकते हैं, हमारा देना पड़ेगा। दिया सबको लेकर के आगे बढ़े हैं और बढ़ करके आज को तैयार करके रानीगंज इस समय चल रहा है हॉस्पिटल। इसलिए आप एक इज्जतदार अभी तो संतराम नहीं आते हो ना, कह रहा है बाकी बार देख के मैं बताऊँ सबसे कुछ चाहिए तो अभी नहीं, सुबह मंगा देंगे, सुबह आपको शासन के द्वारा वहाँ एक अध्यक्षीय पद पर आपको बिठाया गया है। आप यहाँ से जश कीर्ति कमा करके जावे, जश कीर्ति कमा करके जावे। आप यहाँ के हॉस्पिटल के लोग, आपके यहाँ के लोकल लोग आपको इस प्रकार के एक सम्मान देवे। 3 साल पूरा हो जाए तो दोबारा ये सरकार को कहे नहीं टिकेंद्र हमको दोबारा अध्यक्ष चाहिए, हम क्यों इनको, ये बहुत अच्छे, ये आपको स्थापित करना है। ये स्थापित आप कर सकते हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, समझदार लग रहे हो, ये इमेज को आपको स्थापित करना है। और स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पुराना मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के साथ एक तालमेल बैठाना है। ये आपको जब आप तालमेल बैठाएंगे, ये तालमेल बैठाएंगे तो ये आपके मददगार होंगे, ये आपके सहयोगी होंगे, ये आपके दोस्त होंगे, ये आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं होंगे। यदि यही होना होता तो मैं सरकार को पूछते थे, फिर तो कहते बोले अरे हम लोगों ने अस्पताल बनाया है, हम ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे, हम ही उपाध्यक्ष, हम ही जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे। ये मानसिकता नहीं थी, इसीलिए हॉस्पिटल बने और बन करके
लिए, राष्ट्र के लिए काम करें। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं और मेरे सामने संघर्ष कितना है, मैं सबका मन को बदल देता हूँ। ठाकुर जी ने जुक्ति को दे रखा है, भाषा का तो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं नेपाली समझता तो हूँ, परंतु बोलने में थोड़ा उनको दिक्कतें होती है। हो सके मेरी बात आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, परंतु मेरी बातों में दम होती है, इसीलिए हमको लगता है हमारे जो ये बात आप लोगों ने सुना, उसके बाद आपको कैसे बदलना है। हम दूसरा की बदलने को, दूसरा को बदलने की इच्छा ना रखें, हम बदल जाएंगे। यदि हम बदल जाएंगे तो मेरे सामने दूसरा बदल जाएगा। नीति होती है, कुत्ता बहुत गुस्सा करके आपको भूखते हुए आपके सामने आ गया, आप भी यदि उसके सामने बड़े फूट रहा हो, उसके डंडा दिखाओ तो और भूखेगा। और उसको वो गुर्रा करके आ रहा है, आप एक बिस्कुट हाथ में लेकर के खा लो खा लो खा लो, क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? अनहित पशु पक्षी जाना, वो क्या करेगा? वो कुत्ता कुछ देर घुराते 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 फिर क्या करेगा? आपके पास आ जाएगा और बिस्कुट खाएगा, आपको देखेगा, बिस्कुट खाएगा, गुस्सा करेगा और थोड़ा देर बाद आपके पाए काटने लगेगा और प्रेम करने लगेगा। तो कुत्ता ये काम कर सकता है, गुस्सा करके आया था, तो हम तो मनुष्य है, हम क्यों नहीं हम को बदल सकते? इसलिए कुत्ता को देख करके हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको प्रेम दिखानी है, तो कुत्ता भी बदल जाता है। ये सब मनुष्य है और यहाँ के नागरिक है, सब ध्यान रखना। यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के नागरिक, यहाँ के सहयोगी, इन लोगों ने लाखों करोड़ों दे करके अस्पताल को बनाया है, इसलिए इनके दिल में दर्द हो सकता है। तो इसलिए आपको इस बात को ख्याल रखना है, इनके दिल में दर्द ना पहुंचे। इन सब को लेकर के हम कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट को संचालित कर सके और करके हम आगे बढ़ा सके, जिससे यहाँ से जाए तो जश कीर्ति कामा करके जाए। हो सकता है या आप अच्छे कार्य करके जाएंगे तो ये मैसेज ये सरकार को भी जाएगा, क्यों सरकार के अंदर में प्रकृति के बहुत मुस्ताज भी है। आपने नेपाल सरकार अभी जिस समय कार्यक्रम हुआ तो ये राष्ट्रपति आपके आए थे उत्तराखंड करने के लिए। हाँ, तो ये बाद में उस अस्पताल भर्ती थे ना राष्ट्रपति, एक दिन हमको क्या बोले, कुछ मैं कार्यक्रम में गया हुआ था और 3-4 आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेपाल सरकार के एक 2 मंत्री भी थे, तो हमको कहने लगे आप नेपाल के नागरिक हैं। हमने कहा क्यों नेपाल के नागरिक क्यों बने? बोले कि आपके नेपाल के नागरिक बन जाने से नेपाल विकास के रास्ते पर जल्दी आगे बढ़ सकता है। हमने कहा यार ऐसे क्या देखा मेरे अंदर में जो नेपाल की विकास के लिए आप खुद चयन कर रहे हो? पूरे नेपाल में इंडिया के कोई भी साधु महात्मा थे, वो आते ही अपना भाषण करते हुए नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए, अमुक बन जाए, तमुक बन जाए, ये सब कहने लगते हैं। ये सब सुन करके नेपाल के लोग अंदर को बड़े गुस्से में भर जाते हैं और आप ना हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ना किसी पार्टी की बात करते हैं, सदैव नेपाल के उत्थान की बात करते हो। ये सबको अच्छा लगता है, इसलिए हम नेपाल के नागरिक बन जाओ। हमने पूछा हमको नागरिकता कौन देगा? बोले आपको नागरिकता
अब केवल एक कागज हम सौंप दिया थे किरणलाल शर्मा, जयसवंत डिफेंस सेक्रेटरी है किरणलाल शर्मा, कहते हैं मैं एक पत्र ले आता हूँ किरणलाल शर्मा, तो आप एक साइन कर दीजिए केवल, और मैं राष्ट्रपति के पास जाकर के उसमें प्रपोज लेकर आ जाऊंगा, 1 हफ्ता में आपको या कर नागरिक आप हो जाओगे। हमने कहा में ऐसे ही नागरिक हूँ, ठीक है, नेपाल हमारा ही है, हमसे थोड़ा ही दूर है, इसलिए भाई हिंदुस्तान के नागरिक को हमको मत छोड़ा। तो कहने का अभिप्राय देखिए, हम क्या कह रहे हैं, आपके संदेश नेपाल के मिनिस्ट्री में भी जावे, हम भी कहे जो मिले बड़े अधिकारी को, मेरा हॉस्पिटल के अंदर में जो काम करते हैं ना अध्यक्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे आपके कई जगह बच्चे होंगे, आपको बहुत देर आगे काम करना है। तो कई बार क्या होता है, जुबानी में गुमतामी होती है बहुत बार, परंतु अध्यक्षीय पद पर आप आ गए हो, आप आपको नम्रता नहीं हिलाना, बिल्कुल नम्रता के साथ, जैसे जैसे फल पकता है तो नीचे झुकता जाता है, ऐसे आप अध्यक्षीय पद पर है। और कौन सा नेपाल के अंदर में अच्छे, बहुत अच्छे अस्पताल का, अच्छे संस्थान का अध्यक्ष है, समाज में संस्थान का अध्यक्ष नहीं है, इसीलिए आपसे हम उम्मीद रखते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और आप मेरी बात को सुनोगे, सब सुना है, समझा है, लगता है, जब दोबारा आएंगे ना आप भी कहोगे मैं भी खुश, और हमारे सारे खजुरा के लोग कहेंगे कि केंद्र है ना ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये सब लोग कहेंगे, यही चाहते हैं, ये लोग भी यही चाहते हैं, क्या नहीं सब कक्षपति अब नहीं चाहते आपका हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट का इज्जत बढ़े, क्या नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल, इसीलिए ये आपसी प्रेम प्यार, देखिए हम तो साधु महात्मा हैं, साधु महात्मा काम है भाई धर्म का उपदेश करना, परंतु आपस धर्म आ गया, इसलिए धर्म हम धर्म से ही आरंभ किया था, शक्तिपीठ के वर्णन से आरंभ किया था, परंतु आपस धर्म आ गया। ये जो स्थिति आप लोगों ने अभी देखा, थोड़ा देर पहले देखा था ना, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, किसी को अच्छा लग रहा था बताइए, और एक पीछे से कौन थे, बड़े नाराज हो रहे थे, इन्हीं बातों को लेकर के इतना नाराज हो रहे थे ना, इसी कारण से जो स्थिति पैदा हो गई, अब लो नसानी, अब ना नसाइयो, जो हो गया तो हो गया, अब आगे भी विकृति ना हो, आगे ना बिगड़े, इस रास्ते को कैसे बेटानी है, इस रास्ते को खोजना है, मनन करना है, चिंतन करना है, और ऐसे जहां आवश्यकता पड़े हमको याद कर लेना, हम सब छोड़कर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हो, नेपाल के अंदर में सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृति है, बड़े बड़े का इज्जत करना जानते हैं के लोग, जब बड़े का इज्जत करना जानते हैं तब अध्यक्ष का इज्जत कौन नहीं करेगा, अध्यक्ष है हमारे, हमें अध्यक्ष है, हस्बैंड का अध्यक्ष है, समाज में बात नहीं है, नेपाल का एक सबके जवान बन खड़े हुए एक अस्पताल है, उस अस्पताल का अध्यक्ष है, आपका सम्मान बढ़े, इज्जत बढ़े, भी चाहते हैं, ये सब चाहते, क्यों नहीं, आप नहीं चाहते, आपके अध्यक्ष का इज्जत बढ़े नहीं चाहते, तो इसीलिए आपको इस बात को ख्याल रखना है, और उग्रता को बिल्कुल त्याग देनी है, आपको भूल जानी है ये सब बातें, और तालमेल बैठाना है, जाके स्टाफ से, डॉक्टर से, मैनेजमेंट से, यहाँ के खजुरा के जो लोग हैं सब, जब आप सबसे तालमेल लेकर आपको इतना प्यार मिलेगा, हर बच्चा आपसे प्यार करेगा, तो आपको आपकी आवश्यकता है, तो अस्पताल में सबकी जरूरत रहती है, और आप सब प्रेसिडेंट है, तो क्या यदि कोई जरूरत पड़ेगा तो भाई
ये श्रेष्ठ तो किसके पास जाओगे भाई? प्रेसिडेंट के पास आओगे ना? तो फिर जरूरत आपकी है। अरे अस्पताल है, बड़े बड़े इनके पास, इनने हॉस्पिटल को तैयार किया है, इनके पास तो फोन गया था किसी का, अरे भाई ये अमुक अमुक लोग हैं, ये इतना पैसा से संपन्न नहीं है। अब कक्षपति का बस फोन आ गया, कक्षपति ये विचार करेंगे, बोले नहीं इसके पास पैसा नहीं है, तो इसका इलाज कैसे हो? तो क्या करेंगे? आपको ही तो फोन करेंगे, किसको करेंगे बताइए? उस समय यदि आप इनका रिस्पॉन्स नहीं दो, इनका आदर ना करो, तो इनको बहुत पीड़ा होगी। अरे जिस हॉस्पिटल को खड़ा करने के लिए रात दिन एक करके 15 वर्षों मैंने मेहनत किया है, आज जो वर्तमान प्रेसिडेंट मेरा एक भी नहीं होगा, पीड़ा होगा। आपके पिता के जैसे हैं, आपके जैसे इनके 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 बेटे हैं। इसीलिए हम नाम लेकर के भी बहुत बार बोल गए, परंतु आप लोग हमारी बात को गुस्सा में नहीं लेना। शायद आप लोग मेरी बात को गुस्सा में लिए नहीं होंगे। क्यों? सिकंदर गुस्सा में तो नहीं लिए होंगे? कक्षपति अब नहीं गुस्सा करना, अब नहीं गुस्सा करना। तो आप बहुत अच्छा है, आप शायद आप लोग का आगे का कार्यक्रम है, आप लोग प्रखर परोपकार मिशन से जुड़े हुए लोग हो। प्रखर परोपकार मिशन के माध्यम से अयोध्या पूरी है ना, भगवान राम की जन्मस्थली, वहां सरयू के किनारे में 22 फरवरी से 9 मार्च शुक्ल त्रयोदशी से और शिवरात्रि 17 दिन में 1500 ब्राह्मण बैठ करके 17 दिन में लक्ष्य चंडी महायज्ञ, लक्ष्य चंडी माने 1 लाख चंडी पाठ, उसका यज्ञ, और 1 लाख गणपति पाठ, जैसे विश्व में सुख शांति पैदा हो और धर्म विरोधी जो लोग हैं उनका मन बदले। इस संकल्प के साथ एक कार्य संपन्न होगा और अयोध्या के सरयू नदी के किनारे में गोलाघाट से लेकर के नाथगढ़ लगभग 1.5 किलोमीटर का लंबा एरिया, उधर 1 किलोमीटर जो गंगा जी तक, ये पूरा एरिया में जैसे कुंभ मेला में जाते हो, ऐसे कुंभ मेला जैसे सारे रहने की व्यवस्था, यज्ञशाला, पाठशाला, भोजन व्यवस्था, पंडाल, ये सब बनेगा। आप लोग सबको आना है। अयोध्या यहाँ से 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर दूरी पर अयोध्या है। अयोध्या में यज्ञ दर्शन करने के लिए आपको आना है। वहाँ भोजन की व्यवस्था सब रहेगा, भोजन की फ्री व्यवस्था, कोई आपको बाजार जाकर पैसा से खरीदना नहीं है। बहुत करोड़ों रुपया खर्चा का काम है, करोड़ों खर्चा होगा। कोई 14-15 करोड़ रुपया उस यज्ञ में खर्चा होगा। ऐसी इंडियन करेंसी आपके नेपाल से लगभग 500 ब्राह्मण कोई यज्ञ करने के लिए, नेपाल में बहुत अच्छे ब्राह्मण है, शंका वंदन करने वाले बड़े अच्छे कर्मनिष्ठ ब्राह्मण इन नेपाल के अलग अलग क्षत्रिय विद्यालयों से लगभग 500 ब्राह्मण जाएंगे और वो व्यवस्था ब्राह्मण की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको वासुदेव शास्त्री कोयराला और टीवी में आते हैं ना रोज, कांतिपुर में वासुदेव शास्त्री कोयराला ब्राह्मणों की, नेपाल से ब्राह्मणों को भर्ती करना यज्ञ के लिए उनके हाथ में है। इकट्ठा करके सबको ले जाएंगे। ये अलौकिक यज्ञ है, इतना बड़ा यज्ञ आप लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए आप लोग को
प्रसर परोपकार मिशन का कोई कार्य हो तो प्रसर परोपकार मिशन के आप सदस्य हैं तो क्या है, आप उस परिवार के सदस्य है ना, तो आपको पूछना नहीं है। जब कोई प्रसर परोपकार मिशन का काम हो वहां सीधा आ जाना, आकर के कहना मैं प्रसर परोपकार मिशन नेपाल से आया हूं, तो आपको प्यारी करेंगे लोग। आप इस प्रकार का मन में शंका रख करके नहीं आना, बड़े प्यार के साथ आना। इसलिए हमको खुले निमंत्रण दे रहे हैं। आप ही नहीं, आपके साथ में 1000 लोग और आएंगे, तब भी उनको सब व्यवस्था मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल के विषय में सबने सब कुछ कहा है, जो कहा है वो सच तो है, जो कहा है वो सच है। इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े हैं। ये जो 15 साल का संघर्ष रहा है, यही तो अस्पताल का इतिहास है, यही तो अस्पताल का इतिहास है। इतिहास तो ऐसे ही बनता है। जब इस अस्पताल के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री हो तैयार होगा, जब अस्पताल के ऊपर में कोई लेखन ही तैयार होगा, कोई पुस्तक बनेगा, उस पुस्तक के अंदर में अध्यक्ष के नाते, संस्थापक अध्यक्ष के नाते कक्षपति के नाम होगा, तो कोई मदद करने वाला 100 रुपये का जिसने मदद किया उसी का नाम भी होगा। और ये लिखा जाएगी पुस्तक, कोई ना कोई तो लिखेगा ही कि हम ये इतिहास बन गया। ये इतिहास, इस इतिहास को देख करके, पढ़ करके हो सकता है अगले समय में फुटबॉल में ऐसे कोई अस्पताल तैयार हो जाए। ऐसे देख करके कोई वीरगंज में तैयार हो जाए, धनगढ़ी में तैयार हो जाए, पोखरा में तैयार हो जाए। ऐसे ही तो प्रेरणा मिलते हैं। कोऑपरेटिव व्यवस्था के तहत किस प्रकार के संस्थान को बनाया जाता है, उसका चित्रण, उसकी हिस्ट्री इस पुस्तक के अंदर में होगा। इसलिए ये जो आपका हॉस्पिटल नेपाल के लिए आइकनिक इंस्टीट्यूट है, तो गलत तो नहीं कह रहा हूं, आइकनिक है। इसीलिए इसका इतिहास भी लिखे जाएगा। आप लोग भी लिखोगे, कोई ना कोई लिखोगे। जो लोग कक्षपति लिखने का मन नहीं आएगा, हाँ? इस हॉस्पिटल का इतिहास लिखने का मन नहीं है। देखेंगे तुझसे लिखेगा कोई, हाँ? मैंने देखा तो तुझसे लोग लिखेगा। हाँ, कोई ना कोई लिखेगा, कोई इतिहास होगा। और वो इतिहास पता नहीं नेपाल के कौन से पुस्तकालय में पढ़े रहेंगे, कभी उठाएंगे और कोई पढ़ेगा। अरे हमारे पूर्वज ऐसे भी होते थे। देखो इन लोगों ने कितना परिश्रम करके ऐसे अस्पताल को बना करके खड़ा किया, जो आज अस्पताल सेवा दे रहे हैं, तो अस्पताल सेवा दे रहे हैं, ये इस प्रकार से तैयार हुआ था। क्यों नहीं हम प्रेरित होकर के हम भी कोई ऐसे संस्थान बना ले। इसलिए ये जो अस्पताल, ये जो आप लोग का संघर्ष है, यही आपका इतिहास है, यही आपका परिचय है, यही आपका इज्जत है। इसलिए ये जो जिस भावना के साथ में आप लोगों ने अस्पताल को बना करके खड़ा किया, उस भावना के साथ में अनंत काल तक अस्पताल चलता रहे। चाहे आप प्रेसिडेंट कोई भी हो, आपके गांव के हो या सरकार के द्वारा नियुक्त तो क्यों नहीं हो, प्रेम प्यार के माध्यम से सबको ले करके चलना है, यही मेरा संदेश है। और भगवत कृपा से ये सारे कार्यक्रम अचानक से संपन्न हुआ और आज मैं यही रहूंगा और काल यहाँ से
जाऊंगा दोपहर के बाद रास्ता में एक दिन में ठहरूंगा अयोध्या, उसके बाद बनारस में जाऊंगा। आजकल ज्यादा समय बनारस रहते हैं, आजकल प्रोग्राम हो गया, इसलिए ज्यादा समय बनारस में ही रहते हैं। बनारस में एक स्थान है, वही रहते हैं। आप लोग को भी आओ तो बनारस में मिलेंगे, बनारस में मिलेंगे। एड्रेस पता चल जाएगा ना, हमारा फोन नंबर से एड्रेस हेलो हेलो करो। बहुत अच्छा हुआ आप लोगों से मिल लिए, अस्पताल को देख लिया, मन में बड़ी प्रसन्नता, बहुत खुशी है। आप लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद है और हमारे दीनदयाल जी को बहुत धन्यवाद है। आप लोग को आशीर्वाद, दीनदयाल जी को धन्यवाद, जो आप लोग सब मिलकर के इस अस्पताल को चला दिया, इस अस्पताल को चला दिया, इसीलिए आप लोग को आशीर्वाद है। ऐसे ही काम आप लोग आगे भी करते रहे, ऐसे ही तो समाज का विकास होता है। मैंने दोपहर में एक बात को कहा था, किसी राष्ट्र का विकास के आधार 3 ही है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। ये 3 राष्ट्र विकास के मूल केंद्र बिंदु है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। चिकित्सा के लिए काम चल रहा है और रोजगार के लिए भी काम करना मैंने आरंभ कर दिया नेपाल के रोजगार के लिए। उसके प्रथम चरण मैंने कर दिया आरंभ काठमांडू में। बहुत विशाल यज्ञ हुआ, इसका संकल्प यही हुआ, सरकार स्वावलंबन की सृजन, औद्योगिक क्रांति, आर्थिक तरक्की, ये संकल्प हुआ और उसका परिणाम भी कुछ आने लगते हैं। अब ठाकुर की दया हुई तो दोबारा मन में है नेपाल राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए एक लक्ष्यचंडी जैसे यज्ञ की आवश्यकता है। वो लक्ष्यचंडी यज्ञ जिस दिन आपके नेपाल में हो गया, उस दिन नेपाल के तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। हम तो कहते हैं नेपाल में 3 करोड़ आबादी का देश है नेपाल। यहाँ के लोगों के बौद्धिक स्तर इतने मजबूत है, ये जाकर के जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में दूसरा के लिए मेहनत करके रुपये उसको पैदा करके लेकर आते हैं। क्या इस नेपाल के लोग यहाँ पे बैठ कर रुपये तो पैदा कर सकते हैं? बुद्धि तो इनका है, तभी तो वहां जाकर कमा करके देते हैं। इसीलिए यही रोजगार सृजन हो, यही रोजगार पैदा हो, नेपाल में ही रोजगार पैदा हो। नेपाल किसी का सामने हाथ फैलावे नहीं कर्जा के लिए, नेपाल कर्जा देने वाला बने। ये मेरी मानसिकता, मैं चाहता हूं और मैं चाहता नहीं हूं, एक दिन होगा, एक दिन आएगा, तुम देखोगे नेपाल को देना है दुनिया को। मैं जिम्मेदार हूं, मैं सरकारी को करूंगा नेपाल के लिए। आप देखिए, आपके देश 3 करोड़ आबादी का देश है, इजराइल जैसे छोटा सा देश जहाँ 70 लाख लोग रहते हैं, जहाँ पेड़ तक नहीं है, कई रिसोर्सेज नहीं है। आज विश्व के अंदर में बहुत बड़ा ताकतवर देश है, डेवलप्ड कंट्री है इजराइल, जिसके आयरन डोम सिस्टम को भेद करने का क्षमता ना चीन के पास है न अमेरिका के पास है। ऐसे रक्षा व्यवस्था में इतना मजबूत देश है इजराइल, वो अब उस रेत के अंदर में अंकुर पैदा करता है, उस रेत के अंदर में एप्पल पैदा करता है, उस रेत के अंदर में एप्पल पैदा करता है, टमाटर पैदा करता है, बताओ एप्रिकॉट पैदा कर रहा है। कोई भी वस्तु बाहर से मंगाता नहीं, ना पानी नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है। आज वो देश दूसरा को पैदा देता है। एक दिन था इजरायली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, ये जो आपके हिटलर के चादरा से त्रस्त होकर के भाग करके आश्रय लिए थे इस रेगिस्तान में, कल जान बचाने के लिए ऐसे लोग वहां आश्रय लिए थे।
आज दीदी संगठित होकर के 70 लाख के संख्या में हुआ रहते हैं। सारे कंट्री के व्यवहार को आग दिखाने का प्रयास करते हैं। बगल में फिलिस्तीन है। एक दिन फिलिस्तीन में मैंने देखा 500 आर्टिलरी का प्रयोग एक ही साथ में। उसने ऐसे ऊपर ही ऊपर ऐसे गुलाब को मारा, 500 के 500 आर्टिलरी को ऊपर ही खत्म कर दिया। जो फुलझड़ी हो रहा है ना, दिवाली में करते हो ना आप लोग, ऐसे उसके पास टेक्नोलॉजी है। वो इजराइल युद्धिकारी नंगा हुआ करता था, जान बचाने के लिए उस रेगिस्तान का आश्रय लिया था। आज दुनिया के अंदर में ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभार करके आया है। उसके ड्रोन सिस्टम, अमेरिका उसे ड्रोन खरीद रहा है। तो आपको 3 करोड़ लोगों के 3 करोड़ के आबादी पॉपुलेशन के ये देश है। क्या आपके पास एक क्षमता नहीं है? वो क्षमता सोया हुआ है, उसको जगाना है। मैं जगाने का काम आरंभ कर दिया। मैं 16 साल से सोच रहा था, परंतु मेरे से बन नहीं पाया, कोई तैयार नहीं होता था। तो करोड़ों रुपए चाहिए उस काम को करने के लिए। इस बार लोगों ने बात को सुन लिया और 1 अप्रैल के महीने में हमने काठमांडू में पहले फेज का काम पूरा कर दिया। इसके दर्शन करने के लिए आपके कक्षपति गए थे। और भी कोई गए थे? दामोदर गए, देख कर आए। नेपाल के इतिहास में पहले बार इतना बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जाओं को पैदा करने का कार्यक्रम यहाँ नेपाल में। हाँ, दीनदयाल जी भी गए। नेपाल के 100 साल के इतिहास में इतना बड़ा जिक्र नहीं देगा, तो कोई छोटा है। इस सभी 10 करोड़ बड़ा कार्यक्रम चाहिए। रुपया भी लगेगा 25-30 करोड़ नेपाली कभी होगा, पर हम रुपया के सोचते कभी है नहीं। रुपया हमको लाना नहीं पड़ता है। रुपया तो हमारी मानसिकता बनती है। रुपये वो पैदा होते हैं। हम रुपया को लाते होते है नहीं। अभी हुआ कार्यक्रम ना, किसी का पास कोई चंदा लेने गए, कोई चंदा करने नहीं गए। रुपये 5 करोड़ खर्चा हुआ, देखिए चंदा वंदा करने नहीं गया, ना किसी को चंदा के लिए भेजा। तो ये है भगवती जब चाहेगी नेपाल में तरक्की का रास्ता खोलनी है तो ये कार्यक्रम हो जाएगा। और मैं उस रास्ता में हूँ, मैं उस दिशा में काम करना आरंभ कर दिया। क्यों? हमको एक दिन पूछा काठमांडू के पत्रकार बड़े, इनके आंख में बड़े विचित्र होते हैं ना, बोले आप नेपाल के हित की बात क्यों करते हो? बोले नेपाल सुरक्षित नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए करना है। बोले क्यों, क्या मतलब है? नेपाल तो बड़े संपन्न देश है। बोले नेपाल की संपन्नता, ये कहना भारत की संपन्नता नेपाल से होता है। बोले कैसे? बोले सारे ऊर्जा का केंद्र तो यही है। मेरे दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, मैं काल में एक बात को कहा था, पुराण में 10 तीर्थों सहस्राणी 10 गुप्ता सदा परा, स्कंद पुराण के अंदर में 10 करोड़ 10,000 तीर्थों का वर्णन आया है। महाभारत के वन पर्व के अंदर में भी इसका जिक्र हुआ है। महर्षि मार्कंडेय ये धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं वन पर्व के अंदर तीर्थों का। 10 करोड़ 10,000 तीर्थों के अंदर में 3 करोड़ 50,000 तीर्थ केवल नेपाल में है। नेपाल, हाँ महाराज जी बोल रहे हैं। नेपाल का गुणगान हम गाते हैं। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। हमारा ये सुरक्षित है, बागमती सुरक्षित है नेपाल की, इन तीर्थ सुरक्षित है। तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं है भाई, या हिंदू एक शब्द जुड़ने से ही कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए जो आते हैं यहाँ आते हैं, उसी शंकराचार्य महाराज आ गए काठमांडू में, लोगों ने इतना बेइज्जती करी,
नेपाल बन गया हिंदू, हम हिंदू ही रहेंगे। हमारे पशुपतिनाथ को कोई नहीं ले जा सकता है, हमारे पूजा कोई नहीं बंद कर सकता है, हमारे गुह्येश्वरी को पूजा बंद नहीं होगा, पशुपतिनाथ का पूजा बंद नहीं होगा, बागेश्वरी के पूजा बंद नहीं होंगे, मुक्तिनाथ के पूजा बंद नहीं होंगे, गंगा स्नान बंद नहीं होंगे, त्रिवेणी संगम में जाकर के सब स्नान अवश्य करेंगे। इसको बंद कोई नहीं कर सकता है, यह हमारे मौलिक अधिकार है। इसलिए इस नेपाल के जो रोजगार की व्यवस्था है, इस व्यवस्था की दृष्टि से मेरा काम आरंभ हो गया है। आप बहुत दूर नहीं है वो दिन जिस बात को आपके सामने कह रहा हूं। नेपाल आर्थिक दृष्टि से एक संभ्रांत संपन्न राष्ट्र होगा। नेपाल को किसी से कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, नेपाल कर्ज देने वाला हो सकता है। कर्जा देने वाला नेपाल होगा, लेने वाला नहीं। इतने संसाधन है नेपाल के पास। विश्व के 75% कट्ठा केवल नेपाल में पैदा होता है। टूरिज्म का इतनी संभावना है नेपाल के अंदर में, ऐसे कहां से भी निकाल जाओ, कहां सुंदर नदियां, कुछ झरनाएं, धाराएं, पहाड़। टूरिज्म क्या चाहता है? यही तो चाहता है। आपके देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए और किसी ने $1000 खर्चा कर दिया। आकर के जो आता है खर्चा करता ही है, $1000 भी खर्चा कर दिया। आपके यहाँ आकर के टूरिस्ट ने आपके 1 करोड़ टूरिस्ट से कितना रुपया आमदनी हुई? कितना आमदनी हुई? अच्छा, आपके लोगों ने भी उस दिशा में काम करना बहुत चालू कर दिया। ये आपके लक्ष्मण नेपा ने है ना, अभी त्रिवेणी में होटल बना रहा है। तो हमने पूछा कि त्रिवेणी में होटल बना रहे हो? तो कहता है टूरिस्ट आएंगे ना तो कहाँ जाएंगे? उसको सुन करके बहुत अच्छा लगा। कम से कम इसके अंदर राष्ट्रवाद है। वो चाहता है यदि देवघाट में त्रिवेणी के संगम में होटल होगा। अब तो कोई होटल ही नहीं है, कहाँ ठहरेगा? तब कोई व्यक्ति आएगा, हिंदुस्तान के लोग आएगा, विदेश से लोग आएगा, उस होटल में ठहरेगा। तो होटल में ठहरेगा तो एक को देख करके दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, हो सकता है हुआ प्रतिवर्ष करोड़ों लोग आओगे। तो आपके नेपाल के लोग भी उस दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है। लक्ष्मण यही है, अब तो थे लक्ष्मण नेपा ने सिद्धार्थ को होटल वाला। तो आप लोग करने में चेतना आ रही है, आप लोग उस दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है। वो बुद्धि स्तर को जगानी है। इसीलिए हमको अपना को जब हिंदुस्तान छोड़ करके यहाँ आते हैं ना, तो मैं अपना को नेपाली कहता हूँ। क्या कहता हूँ? नेपाली। हमको अच्छा लगता है। कभी हिंदुस्तान में चले जाते तो कहते हैं हिंदुस्तानी हूँ। इसीलिए जब नेपाली कहता हूँ तो इस नेपाल की उन्नति, नेपाल की विकास, नेपाल की शिक्षा व्यवस्था की उन्नति, आर्थिक उन्नति, रोजगार का सृजन, सब कुछ चाहता हूँ। बहुत बहुत आपसे करता हुई, बहुत उद्देश्य था। अस्पताल जीवन से चले, सब प्रेम प्यार से रहे। उद्देश्य का यही बात कहनी थी। बीच बीच में धर्म कर्म की बात साधु महात्मा नहीं कहेगा तो फिर सुबह में नहीं कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ कृष्णा, धन्यवाद, आशीर्वाद, बलि, पुष्पनाथ।